समझ ना, आज कुछ हड़बड़ी नहीं है, आराम से हम क्या कहना चाहते हैं आप समझोगे। देखो अच्छा, पिंकी जो है ना, P फॉर पिंकी हो गया, S फॉर सिल्की। इसका डेट ऑफ बर्थ, तो देखो डेट ऑफ बर्थ इसका है, सपोज करो आप 1 अप्रैल, है ना, और इसका डेट ऑफ बर्थ है सपोज करो आप ये है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, सेम मंथ, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में बताओ सबसे पहले बर्थडे किसका आएगा, सिल्की का आएगा या पिंकी का आएगा? पहले बर्थडे किसका आएगा? पहले बर्थडे सिल्की का आएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को उसका बर्थडे है, उसके 15 दिन या समथिंग सम डेज के बाद ये पिंकी का बर्थडे आएगा। समझ गया पहले? तो सिल्की है ना अपने बर्थडे पे बुलाती है पिंकी को, और बुला करके इसे 0 चॉकलेट देती है। कितना देती है? 0, ठीक है ना। पिंकी भी इसको बुलाती है अपने बर्थडे पे, आई भी इसको क्या देती है? बस 0 चॉकलेट देती है। इनके बीच का फ्रेंडशिप है, और कैसे इनका गिफ्ट का देना लेना होता है हम इसको बता रहे हैं। पहले अगले बार जो है ये सिल्की थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है, इसे बुला करके और 1 चॉकलेट देती है। कितना? बस 1 चॉकलेट अपने बर्थडे पे देती है ना। पिंकी जो है ये 15 डेज के बाद इसका बर्थडे आ रहा है, तो देखो सबसे पहले सिल्की का बर्थडे आया, क्या देना है वो खुद तय करेगी, और ये पिंकी जो है ना ये देख करके कि ये कितना दी हम कितना दे तय करती है ना। तो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। सिल्की जो दे रही है यहाँ पर जो प्लॉट करें क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि पिंकी जो दे रही है ना वो डिपेंड करता है इस बात पे कि सिल्की कितना दी। तो ये 1 देती है, ये 5 दे रही है, 5 टाइम्स ज्यादा दे रही है ना। फिर अगले बार ये इसको बुलाती है अपने बर्थडे पे और 2 चॉकलेट्स दे रही है ना। इस बार पिंकी इसे 10 दे रही है, 5 टाइम्स मोर। फिर अगले बार ये 3 दे रही है, तो इसे 15 दे रही है। देखा ना, 3 5 15 हो गया। अगले बार फिर ये 4 दे रही है, तो ये 20 दे रही है। जब ये 5 दे रही है तो ये 25 दे रही है। सिंपल, ठीक है ना। तो चलो ये सिल्की और पिंकी का मैंने एग्जांपल दिया, तो इसमें आपने ये समझा कि सिल्की क्या देगी ये खुद तय करेगी, क्योंकि उस साल इसका बर्थडे सबसे पहले आ रहा है, जो इसे लगा वो दी। लेकिन पिंकी जो है ना ये देखती है कि सिल्की कितना दी है, उसका 5 टाइम्स हमको देना है। 1 दी तो 5 देंगे, 2 दी तो 10 देंगे, ऐसे वो दे रही है ना, ठीक है ना। तो देखो अभी सिल्की पिंकी को हटा देते हैं, हम इसे मान लेते हैं एक्स, इसे मान लेते हैं वाई, है ना, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज, एक्स एंड वाई। सिंपल सी बात है। तो एक्स का वैल्यू है ऐसा, एंड वाई टेक्स इट्स वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। जब ये 0 है तो इसका 5 टाइम्स, 0 का 5 टाइम्स कितना है? 0 है। जब 1 है तो 5 टाइम्स 5, 2 पे 10 है, 3 पे 15, ऐसे हो रहा है। समझ गए आप इसे? तो ये जो रिलेशन है ना इसमें हम कह सकते हैं कि y इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन x, देखो y इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन x, एंड y इज डिक्रीजिंग। ये 25 से 20 होगा तो 5 से 4 हो जाएगा, ये 20 से यदि 10 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो y इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन x, y इज डिक्रीजिंग विथ डिक्रीज इन x, such that the ratio y by x is always a constant। देखो y by x, यहाँ 0 by 0 होगा, ये इनडिटरमिन टर्म है। आप प्लस 2 पढ़ोगे इसके बारे में। 0 by 0 0 नहीं होता है ना। इसके बाद देखो जरा, ये 5 by 1 हो सकता है, ये 10 by 2 हो सकता है, यहाँ देखो 15 by 3 हो सकता है, 20 by 4 हो सकता है। ये सबका वैल्यू तो क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? सब 5 है, मतलब कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का, एग्जांपल है इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का। समझ गया आप इसे? तो 2 क्वांटिटीज आर y and x are said to be directly proportional to each other if y increases with increase in x, and y decreases with decrease in x, such that the ratio y by x is always a constant। सिंपल। तो समझ गए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या है? देखो यहाँ 2 quantities y and x are
said to be directly proportional to each other, two quantities y and x are said to be directly proportional to each other if y increases with increase in x, and y decreases with decrease in x, such that ये इतना काफी नहीं है कि y increases with increase in x and y decreases with decrease in x, ये काफी नहीं है, ये होना चाहिए कि such that y by x is always a constant, है ना। देखो 25 by 5 is 5, 20 by 4 5, 15 by 3 5, तो ये 5 बार बार आ रहा है ना, कांस्टेंट है, y by x is a constant, और जब y by x कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा, ये काफी नहीं है, बल्कि उसमें कंफ्यूजन, मान लो कि ये 4 है, ये 30 हो गया, अब 5 पे 32 हो गया, है ना, तो बढ़ तो रहा है, 32 by 5 सोचो, 20 by 4 यदि हो रहा हो, 4 पे 20, अब 5 पे 32, तो 32 by 5 5 नहीं होगा, और 20 by 4 5 होगा, तो ये y by x कांस्टेंट नहीं ना हुआ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, याद रहेगा। तो टू क्वांटिटीज y and x are said to be directly proportional to each other if y increases with increase in x and y decreases with decrease in x, such that their ratio y by x is always a constant। क्लियर हो गया, ठीक है। और ध्यान दो आप जरा, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना, क्योंकि ये पहले इसका बर्थडे आया था, वो क्या देगी गिफ्ट उस साल, ये उस पर तय करता है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अब y जो है ना, पिंकी जो गिफ्ट दे रही थी, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसने मन बना लिया है कि जो भी ये देगी उसका 5 टाइम्स हम देंगे, है ना। ये 0 देती है तो 0 का 5 टाइम्स 0, 1 पे 1 का 5 टाइम्स, 2 पे 2 का 5, देखा ना, 5 टाइम्स। तो इसे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी। और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। समझ गया आप इसे? चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए तो एक बार। आपका वाई एक्सिस। सर इसका नोट्स बना लेंगे? इसका मेरे पास है, सब बना हुआ है, लेकिन तुम लोग को बहुत कम इसे पढ़ना है। मेरे पास बहुत अच्छी एक स्टूडेंट का कॉपी है उसका, तो जब कभी मिलोगे आप बाद में, तो सारा के बाद कहीं मिलो सब आकर के एक बार, तो हम उसका फोटो कॉपी करा करके आपको दे देंगे। वो सब डिटेल में किया हुआ है, वो तो काफी एडवांस है ना। और सारा नोट्स मिल जाएगा, जो कुछ पढ़ा रहे हैं सब नोट्स है उसका, है ना। वो कभी ऑफलाइन आपको बुलाएंगे हम और दे देंगे, है ना। तब तक बुक थोड़ा पढ़ो, है ना, बाद में नोट्स ले लेना। एक ग्राफ एक्चुअली बोर्ड बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखो ये हो गया, हम प्लेन को ऐसे पढ़ा ना मैथ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ऐसे बांट देते हैं ना। तो चलो हटाओ इसे। ये है एक्स एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाई एक्सिस है और वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। हम इसके ऊपर प्लॉट करते हैं इसको। तो अच्छा रहेगा हम चॉकलेट को प्लॉट करने के बजाय मान लेते हैं कि एक्स जो है ना, ये है टाइम इन सेकेंड। एक्स क्या है? टी इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड है ये। एक्स क्या है? टाइम इन सेकेंड। और वाई है ना, डिस्प्लेसमेंट है, एस इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, सिंपल। तो ये है टाइम इन सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। हम इसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अच्छा, हम इसे एक्स के वैल्यू क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई का बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। या एक्स का वैल्यू पहले आएगा, वाई के बाद में आएगा।
तो ये एक पॉइंट है 0 0, सिंपल। इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, पहले 1 और तब 5। ये पॉइंट प्लॉट करेंगे तो पहले 2 लेंगे तब 10 ले लेंगे, सिंपल। इसे प्लॉट करेंगे तो पहले क्या लेंगे, 3 5। ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। तो पहला 0 0 देखो यहाँ पर, ये हो गया, देखो 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 6 एंड सो ऑन, है ना। इससे हमने लिख दिया यहाँ पर t इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, t इन सेकेंड, ऐसे हो गया। और यहाँ पे हम एक स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन y एक्सिस। देखो हम अक्सर टाइम को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मानते हैं, एक्स एक्सिस से प्लॉट करते हैं, हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये y एक्सिस प्लॉट होता है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। तो ये हम लेते हैं कितने का, 1 सेंटीमीटर को, ये 5 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो 5 मीटर ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 5 मीटर। तो यहाँ देखो ये होगा 5 मीटर, ये होगा कितना 10 15 20 25 30, ऐसे होगा ये सब, है ना। ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ये हो गया, ऐसे लिख लो आप, एस इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, हो गया, है ना। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है 0 0। देखो ये ओरिजिन कहते हैं, इसके लिए x भी 0 है, y भी 0 है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, 0 है, बिकॉज द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस एंड द पॉइंट इज ऑन द y एक्सिस। तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट मिल गया हमको 0 0, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है 1 5। तो 1 यहाँ हो गया ना, ऐसे 1, इसके सामने से 5 देख लोगे आप, तो ये नियर अबाउट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो सर 2 10, 1 10 मिल गया, है ना। ऐसे ही 2 और 10 चाहिए हमको, है ना। तो 2 यहाँ पर है और इसके सामने ये 10 ले लो नियर अबाउट। आप एक ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो बहुत अच्छा से बन जाएगा आपका। ये हो गया 2 और 10, है ना। तो ऐसे ही बाकी सारा पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो और इसको मिला देते हैं हम लोग, है ना। ऐसे ऐसे हमने मिला दिया इसे, है ना। तो ये हो गया ग्राफ। तब जब दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसके बीच का ग्राफ ऐसा होता है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद रहेगा, ठीक है। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। The graph is a straight line processing to a passing through origin. ओरिजिन जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं, है ना। तो याद रखो आप, whenever the two quantities are directly proportional to each other and a graph is plotted between them, the graph comes to be a straight line passing through origin. याद रहेगा आपको, समझ गए इसे। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। तुम लोग को स्लोप वगैरह नहीं पढ़ाया गया है ना, कि पढ़ाया गया है, प्लीज टेल मी। स्लोप ऑफ द ग्राफ पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है ना, बोलो पढ़ा गया? नो सर, नहीं पढ़ाया गया है। वैभव 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 नहीं सर, नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाया गया है। तो ऐसा करते हैं ना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, लेकिन अभी फिलहाल जो फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपका काम चल जाएगा। तो हम स्लोप वगैरह बाद में पढ़ा देंगे आप लोग, कभी आप मिलोगे तो ऑफलाइन क्लास डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ ग्राफ पढ़ा के आगे बढ़ जाए, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पढ़ा के आगे बढ़ जाए ना, ठीक है, थोड़ा फास्ट होगा। और स्लोप वगैरह बाद में समझा देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलो इसे कॉपी कर लो फटाफट, इतना कर लो आप, पहले इतना कर लो, याद रखोगे। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, किसके लिए, whenever two quantities are directly proportional to each other,
डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के लिए ऐसा होगा, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सिंपल। इसको हम मैथमेटिकली इतना ही कहते हैं, पूरा लैंग्वेज नहीं देने की जरूरत है कोई, है ना। इतना कह दो आप ऐसे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बस इसका एडिट करोगे आप, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सिंपल। अब देखो, whenever two quantities are proportional to each other, तो हम इस, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, हम इसे इक्वालिटी में बदल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, हमने प्रोपोर्शनलिटी के जगह पर इक्वालिटी लगा दिया। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो k है, तो y इक्वल टू k इंटू x, है ना। यहाँ पर k क्या है, k है और कांस्टेंट नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। इसे क्या बोलते हैं, k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट known as constant of proportionality। K is a constant known as constant of proportionality। आप सिंपली यही बोल दो K is constant of proportionality, तो अभी चलेगा, बात खत्म हो गई, है ना। अब यहां पर ध्यान दो एक बात आ जरा, मैंने बताया अभी आपको कि टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, y and x are said to be directly proportional to each other if y increases with increase in x and y decreases with decrease in x such that the ratio y by x is always a constant। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, y by x कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां देखो जरा, तो y by x क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अब से ध्यान दो आप कि दो क्वांटिटी का रेशियो यदि कांस्टेंट हो और दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसी को हम k कहा, y बाई x को क्या कहा हमने, k, ठीक है ना। अच्छा चलो इसे लिखे, इतना पढ़े लिख लो। अच्छा यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, देखो y बाई, अच्छा इसको मान लो बात है x1 तो y1, x2 y2, x3 y3, मतलब x का एक वैल्यू है x1 0, तो y का उस समय वैल्यू y1 0 होगा। फिर x का वैल्यू x2 लेते हैं 1 तो y2 5 होगा, x3 लेते हैं 2 तो ये y3 10 होगा, बस हो गया। तो देखो यहाँ पर k कितना था, y बाई x था k, है ना। तो k कितना होगा, आप कोई एक वैल्यू ले लो, हम यही ले लेते हैं, 0 बाई 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये इनडिटरमिन टर्म होता है। तो k कितना होगा यहाँ पर, y1 बाई मान लो x1 ले रहे हैं, तो क्या होगा 5 बाई 1 माने 5, है ना। अब देखो आप, मैंने यहाँ कहा कि y इक्वल टू k इंटू एक्स कहा था ना, ठीक है। तो y1 क्या होगा, k इंटू x1, ठीक है। y2 क्या होगा, k इंटू x2, y3 क्या होगा, k इंटू x3। इसे चेक करते हैं वैल्यू हम, y1 हमको निकालना है तो x1 को लेते हैं, मान लो कि x1 लेते हैं, हम 0 भी ले सकते हो आप चाहो तो, कोई हर्ज नहीं है। x1 0 लेते हैं, x1 क्या लिया हमने, x1 बराबर 0 लिया हमने मान लो, तो y1 क्या होगा 5 इंटू 0, क्या होगा ये 0। मान लो हम x2 लेते हैं 1, x2 कितना लिया हमने 1, तो y2 क्या होगा k इंटू x2, तो 5 इंटू 1 इट कम्स टू बी इक्वल टू 5। हम x3 लेते हैं, x3 2, तो y3 क्या होगा k इंटू x3, है ना, क्योंकि y इक्वल टू k इंटू x, बताया था ना आपको हमने, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा 5 इंटू 2 कितना होगा 10। अब चेक कर लो फिर आप, when x is 0 y is also 0, एक वैल्यू मिला। when x is 1 then y is 5, when x is 2 then y is 10, है ना, हुई बात। तो ये सारे वेरिएशंस में k का वैल्यू सेम है, इसलिए k को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। x1 का वैल्यू चेंज हो रहा है 0 1 2 3 4 5, y1 का y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है 0 5 10 15 ऐसे ऐसे।
ये मान लो वैल्यू y1 है, y2 है, y3, y4 ऐसे है, लेकिन k रिमेन्स द सेम, ये ऑलवेज 5 है, इसलिए k क्या है, कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ भाई बात, ठीक है। तो ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, रब कर दे इसे। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और हम एग्जांपल जरा ले रहे हैं, बस शॉर्टकट में देखो आप जरा। सपोज करो कि आप कहीं गए हो, पुराने खंडहर टाइप का कुछ इलाका है घूमने फिरने के लिए अपना, है ना, और वहां जाकर के जंगल में आप रास्ता भूल गए, है ना, और आप चले जाते हो कोई पुराना सा कोई माइंस है, उसका ऑफिस है, वहां लैब भी है, उसमें मेजरिंग सिलेंडर्स है। मेजरिंग सिलेंडर जानते हो आप ना, एक सिलेंडर है जिसमें कि मार्किंग किया रहता है, तो उसमें मान लो 100 ml वाटर ले लिया, छोटा सा ही चौक जैसा कोई स्टोन डाल दो उसमें, ड्रॉप करो स्टोन को, जब ड्रॉप करोगे तो इसका लेवल बढ़ेगा। अब मान लो लेवल हो गया 125 ml, तो 125 माइनस 100 कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा ना। मतलब किसी भाई ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना, वहां पर फिजिकल बैलेंस है, इसका मास निकाल सकते हैं। और तुम जब जाते हो ना तो वहां देखते हो क्या कि कुछ मेटल्स का स्मॉल पीसेस है, और तुम कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हो। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या आपका, यहाँ पर आप रिकॉर्ड किए वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम एंड M फॉर मास, है ना, तो आप रिकॉर्ड करते हो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, हो गया, और यहां है मास, M कर देते हैं, M भी स्मॉल कर दो आप, M इन ग्राम, हो गया। तो आप रिकॉर्ड करते हो किसी स्टोन का वॉल्यूम क्या है और उसका मास क्या है, हुई बात। तो देखो, यदि सीधी सी बात है, वॉल्यूम यदि 0 हो तो मास तो 0 होगा ही, ये कहने की जरूरत ही ना है। यदि हम वॉल्यूम को, कोई स्टोन है इसका वॉल्यूम 0 तो मास तो होगा नहीं उसमें। अब क्या करते हो आप कि एक वॉल्यूम लेते हो छोटा सा, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम निकाल लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब फिजिकल बैलेंस है इसका, हम मान लो कि मास निकालते हैं, मास कितना है इसका, तो देखते क्या है कि मास इसका है 6.3 ग्राम, है ना। थोड़ा सा इससे लार्जर एक पीस लेते हैं, इसका वॉल्यूम होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मास देखते हैं कि 12.6 ग्राम है ना। फिर थोड़ा सा बड़ा एक लेते हैं पीस, यह है 3 सेंटीमीटर क्यूब का, देखते क्या है कि मास इसका है 18.9 ग्राम, कितना है 18.9 ग्राम। थोड़ा और बड़ा एक पीस लेते हैं, ये पीस है सपोज करो 4 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना, तो मास इसका देखते हैं कितना है 25.2 ग्राम, ऐसा होता है ना, 25.2 ग्राम, सिंपल। तो आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, डिफरेंट पीसेस लिया, उसका वॉल्यूम निकाल लिया, उसका मास लिखा आपने, और यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, सिंपल। अब ये रिकॉर्ड करने के बाद इसको जरा ऑब्जर्व करो आप, देखो यहाँ मास इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, देख रहे हो आप ना, एंड मास डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो आप कहोगे कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, नहीं कहेंगे, हम ये चेक करेंगे कि मास बाय वॉल्यूम y by x is a constant or not. If it is comes to be a constant, then it is directly proportional. याद रहेगा ना। तो चेक कर लेते हैं आप, हम लोग देखो m by v चेक कर लेते हैं। एक कुछ वैल्यू ले तो यहाँ पर हम लोग मान लो कि v1 लेते हैं, v1 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो m1 क्या है, देखो v1 एक वैल्यू है v का, m1 एक वैल्यू है m का, चूंकि वेरिएबल क्वांटिटी है, मास वैरी कर रहा है, डिफरेंट मासेस है और डिफरेंट वैल्यूज है, देख रहे हो मटेरियल सेम है ना। तो ये है 6.3 ग्राम, ठीक है ना। फिर चेक कर, एक और ले लो, दो तीन वैल्यू लेते हैं। मान लो जब v2 है, सपोज करो आप 3 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो m2 कितना है 18.9 ग्राम, 18.9 ग्राम, ठीक है ना। अब चेक करो जरा m by v, यहाँ पे 6.3 ग्राम अब बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, पहले वाले डाटा से देखो तो यहाँ, तो ये क्या होगा m1 by v1, है ना, m by v निकाल रहे हैं हम लोग, m1 by v1, ये होगा 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देख रहे हो आप ना। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग जरा, m by v हम लेते हैं
m3 बाई v3, है ना। तो m3 कितना है देखो यहाँ पे 18.9 ग्राम, कितना है 18.9 ग्राम है, ये है 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ग्राम है। कैंसिल करो कितना आएगा 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मास बाई वॉल्यूम भी कांस्टेंट है ना। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि मास इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, mass decreases with decrease in volume, such that the ratio mass by volume is always a constant, है ना। This means mass is directly proportional to volume, mass is directly proportional to volume। सिंपल, समझ में आ गई बात ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां देखो आप, देखो यहां mass increases with increase in volume, increase in volume, and it decreases with decrease in volume, such that कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना कि मास इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, मास डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, एंड मास बाय वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट मींस देयरफॉर, पहले से लिख लो आप, इसे लिख लो फिर रब कर देता हूं मैं, फटाफट कर लो जरा इसे। अनदर एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का, एक दूसरा एग्जांपल है, फटाफट कर लो इसे। ये टर्म क्लियर हो जाए आपको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएशन क्या होता है। इससे यूज हमेशा आते रहता है और बिना समझे आप यूज करते रहते हो, तो एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। कंप्लीट कर लो, देन टेल मी। डन, प्लीज टेल मी। यस सर। जो नहीं कर पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ले लो स्क्रीनशॉट, बाद में कर लेना। वैभव कर लिया? हाँ सर। कर रहे हो? नहीं, हो ही गया सर। अभिनव? यस सर। रब कर दे तब। यस सर। अच्छा देखो जरा यहाँ पे, तो हम इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं इस तरह से कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सिंपल। अच्छा हम लोग बताए थे आपको अभी कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी से चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन हमको तब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर m इक्वल टू k इंटू वी, k इंटू वी। अच्छा बताया था कि ये दोनों का रेशियो कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि m बाई वी इक्वल टू k। यहां पर k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना। अब जरा ध्यान दो आप, यहां पर देखो इसे
इसका फिजिक्स में कैसे हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पर हम एक वैल्यू को लेते हैं, m बाई v इज ए कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को निकाल लेते हैं हम लोग। तो m का एक वैल्यू ले, तो कोई भी आप यही ले लो, ये वाला लेते हैं, है ना। तो m यहाँ देखो v इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो m कितना है 12.6 ग्राम है ना। तो चेक करो इसे, 12.6 ग्राम अब बाई 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इट कम्स टू बी इक्वल टू 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ जरा, मास बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हो फिजिक्स में, मास बाई वॉल्यूम, और ये किसका यूनिट है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी का यूनिट है, याद है, डेंसिटी का यूनिट है ना। तो याद रखो आप, इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो डेंसिटी है ना। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना, नोन दैट इज डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल, मतलब मेटल के मटेरियल का डेंसिटी जो है ना, यही यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपर्टी है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, डी, है ना, डी डिनोटेड बाय डी। तो हम कह सकते हैं कि m बाई वी इक्वल टू डी। यहाँ पर k क्या है, डेंसिटी है। और याद रखो आप कि ये मेटल कॉपर है, कॉपर का डेंसिटी होता है 6.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप चाहे जितना एक्सपेरिमेंट कर लो, स्मॉलर पीस लिया, फिर उसका माप लिया, थोड़ा लार्जर पीस लिया, माप लिया, थोड़ा और लार्जर लिया, माप लिया, लेकिन जब तक वो कॉपर रहेगा, मटेरियल चेंज नहीं होगा, डेंसिटी विल रिमेन सेम, है ना। मतलब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ना, डेंसिटी, ये पूरे केस के लिए सेम है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, एंड मास बाय वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट। This constant is known as density of the material of the metal या density of the metal। अब समझा गया आपको, यहाँ पर समझ गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। यहाँ देखो, mass increasing, mass is increasing with increase in volume, mass is decreasing with decrease in volume, such that mass by volume is a constant। हम डिफरेंट केस लिए थे कुछ देर पहले, 25.2 by 4 करोगे तो भी यही आएगा, 6.3 आएगा, 18.9 by 3 करोगे 6.3 आएगा। मतलब मास बाई वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है। और जब इसको इक्वालिटी में बदलोगे आप, तो हम के नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। के का स्पेशल नाम यहां पर क्या है, डी। डिनोटेड बाई डी, ये डी से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर के क्या है, डेंसिटी है, यहाँ पर के क्या है, डेंसिटी है। तो आप इतना समझ गया ना कि टू क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, सिंपल सी बात है। जबकि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी इंक्रीज करे, और इसके डिक्रीज होने से दूसरा भी डिक्रीज करे, लेकिन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। y is said to be directly proportional to x if या mass m is directly proportional to v if m increases with increase in v, m decreases with decrease in v, such that the ratio m by v is a constant, m by v is a constant, है ना। m by v कहीं से करोगे 6.3 आएगा, इसलिए मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होता है ना, उसे डेंसिटी कहते हैं। एंड नो दैट डेंसिटी इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, है ना। यदि कॉपर है तो डेंसिटी उसका कांस्टेंट है, गोल्ड है तो उसका अलग है, कांस्टेंट है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में यदि आप कॉपर लोगे तो हमेशा उसका के सेम आएगा, के का सेम वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट होगा। गोल्ड लोगे तो उसका डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। अब समझ में आ गया ये बात, बोलो टेल मी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, समझ गया आप, बोलिए। देखो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको फ्यूचर में कभी आईआईटी मेट की तैयारी करनी है, ये सबके लिए है। आगे आपको यूज इसका आगे बताएंगे कहां पर यूज है, आप बिना समझे हुए रख लेते हो, तो ये आवश्यक था पढ़ाना इसे। थोड़ा हम लोग स्लो होंगे लेकिन आपको परेशान। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, है ना। टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कब होता है ना। देखो जरा, फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ देखो आप, ये दो फ्रेंड्स थे, याद होगा आपको, है ना। पहले का नाम क्या था, सिल्की, और दूसरे का नाम क्या था, पिंकी, सिल्की और पिंकी, है ना।
येलो कलर बोले है ना, येलो कलर, सिल्की और पिंकी है ना। अच्छा, सिल्की का बर्थडे पहले आ रहा था, अब पिंकी का बाद में, है ना। अब फिर से इनके बीच का रिलेशन है, सिल्की अपने बर्थडे पे बुलाती है पिंकी को, है ना, और बुला करके इसको एक चॉकलेट देती है। कितना देती है? एक चॉकलेट। सिंपल। पिंकी जो है 15 दिन के बाद इसका बर्थडे है, आफ्टर 15 डेज इसका बर्थडे है, ये भी बुलाती है और बुला कर इसको 20 चॉकलेट देती है। कितना दे रही है? 20 चॉकलेट दे रही है। ध्यान से एग्जांपल देखना है, एग्जांपल दोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगले बार इसे बुलाती है और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है, हम एक दिए वो भी 20 दे रही है, तो 2 देती है। अब पिंकी जो है ना इसे 10 दे रही है ना। फिर अगले बार, अगले नेक्स्ट ईयर ये बुलाती है सिल्की से, अब 4 चॉकलेट दे रही है। कितना? 4। अब पिंकी को लगता है कि हम जितना कम दे रहे हैं ना उतना ही ज्यादा दे रही है, तो क्यों ज्यादा खर्च करें, जस्ट 5 दे रही है ना। नेक्स्ट ईयर सिल्की को लगता है कि भाई पिंकी चॉकलेट कम दे रही है, लगता है नाराज है मेरे कंजूसी से, इसको बुलाती है और इसको 5 चॉकलेट देती है। अब पिंकी इसको कितना दे रही है? 4 चॉकलेट, है ना। फिर अगले बार सिल्की जो है ना इसको बुलाती है और 10 चॉकलेट दे रही है ना। अब पिंकी इसको दे रही है जस्ट 2 चॉकलेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर सिल्की परेशान हो जाती है, कहीं फ्रेंडशिप तोड़ ना ले, चॉकलेट 2 ही मिल रहा है भाई, इसको बुला के देती है 20 चॉकलेट। कितना? 20 चॉकलेट, है ना। अब पिंकी को लगता है कि भाई तो कहीं बाहर जाएगी नहीं, देखो तो इतना चॉकलेट दे रही है, एक कम ही दे रही है, जस्ट 1 चॉकलेट दे रही है। ये इनके बीच का रिलेशन है, देखो आपने ना, ये रिलेशन है इनके बीच का, है ना। चलो सिल्की पिंकी को हटा देते हैं। मान लो ये y है और ये x है, हो गया, तो y है और ये x है। अब देखो यहां पर जरा ध्यान से आप, y डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन x। देखो आप ना, y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है जब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एंड y इंक्रीजेज, उल्टा चलो रिवर्स, 2 1 2 4, y इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन x, 20 10 5 डिक्रीज कर रहा है ना, तो y इंक्रीजेज विथ y डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन x, एंड y इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन x, जस्ट रिवर्स हो रहा है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। याद रहेगा ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वहां क्या था? रेशियो कांस्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट था। देखो y इंटू एक्स करें हम तो 20 इंटू 1 क्या होगा? 20, 10 इंटू 2 क्या होगा? 20, y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू यहाँ 4 है, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 भी 20, है ना। यदि ऐसा हो तब हम कहेंगे कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। हो गया ना, कहीं भूल के भी नहीं कहना, पढ़ाते समय टीचर्स भी इतना ही कह देते हैं कि y डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन x और y इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन x, तो इनवर्सली होगा नहीं। जब तक प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जब तक रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, है ना। तो देखो हाँ, y एंड x, है ना, ऐसे को आप 2 quantities y and x are said to be inversely हम आपको पढ़ा रहे हैं वो लॉज ऑफ मोशन भी इसका यूज है, ठीक है ना। तो कुछ छोड़ के पढ़ा दिया गया हो, स्किप कर गया होंगे, लेकिन हम लोग यदि आप ऐसे मानो कि यदि आपका एग्जाम 9th क्लास में आपका एग्जाम होता मेडिकल्स के लिए, आईटीज के लिए, ओलंपियाड के लिए, तो वहां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आता, उसके लिए एक बेस होना चाहिए, है ना। तो ये आवश्यक है पढ़ना। आप ऐसा नहीं समझो कि बस ऐसे ही हम लोग समय नुकसान कर रहे हैं, आपको पढ़ना है, देखो पढ़ो, है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा आसान रहेगा, जाहिर सी बात है, वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन तो रहेगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना। देखो तो 2 quantities y and x are said to be inversely proportional to each other, inversely proportional to each other. Simple. If y decreases with increase in x, देखो यहाँ y 20 से 10 हो गया तो x 1 से 2 हुआ, ये 10 to 5, ये 2 to 4, मतलब y डिक्रीज कर रहा है,
जबकि x इंक्रीज कर रहा है ना। तो y डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन x एंड y increases with decrease in x। देखो यहां हम यदि ऐसे चले रिवर्स तो y 1 है, 1 से 2 हो गया, डिक्रीज किया, x इंक्रीज किया, 1 से 2 हुआ तो y इंक्रीज किया, 2 से 4 फिर इंक्रीज किया, 4 to 5 फिर इंक्रीज किया। अब देखो x में क्या होता है, x 20 to 10 हुआ, डिक्रीज किया ना, 10 to 5 अगेन डिक्रीज किया, 5 to 4 अगेन डिक्रीज किया, मतलब y इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन x है, such that their product, याद रखना, such that their product और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में क्या था, उसमें था their रेशियो, वहां रेशियो कांस्टेंट था, यहां प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। such that their product का मतलब क्या, y into x is always a constant, सिंपल। और समझ गए, तो ये है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ सेकंड क्वांटिटी डिक्रीजेज with increase in first, if second quantity increases with decrease in first, such that their product is always a constant, ये कंडीशन होना तो आप बोलोगे कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिंपल, प्रैक्टिकली ऐसे कह सकते हैं, है ना। सिर्फ इतना कह दो, y ऐसे लिखते हैं, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। आप इसे ऐसे पढ़ोगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, है ना, या y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सिंपल, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, आप जानते हो कि यदि दो क्वांटिटी के बीच प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज कर सकते हैं, इक्वलिटी से कर देते हैं। तो y क्या होगा, 1/x, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, k। यहाँ पर k क्या है, k इज अ कांस्टेंट नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि y इंटू एक्स इज इक्वल टू k, माने कांस्टेंट, माने सिंपल, ठीक है। इसे चेक कर लो आप, देखो यार, मान लो कि x का एक वैल्यू है x1, ये कितना है 1, तो यहाँ y का वैल्यू y1 होगा, ये कितना है 20, ठीक है। अब चेक करो y इंटू एक्स क्या होगा, y1 इंटू x1, 1 इंटू 20 क्या होगा, 20 होगा ना, बोलो। फिर दूसरा लेते हैं हम लोग कोई वैल्यू, मान लो x2 लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लो, x2 लेते हैं 4, सपोज करो 4, हम 2 10 नहीं लेकर 4 ले रहे हैं 4, तो यहाँ पर y2 क्या होगा, y2 देखो यहाँ पर 5, तो y इंटू एक्स निकालो, क्या होगा, y इंटू एक्स क्या होगा, बोलो, y2 इंटू x2, y2 इंटू x2 होगा, है ना। ये कितना होगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 होगा, देखा आपने। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटी y इंटू एक्स का प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट है। देखो यहाँ ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो आप कह सकते हो कि x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 सो ऑन। इसे वहां पर क्या था, y1 बाई x1 5 था, y2 बाई x2 5 था, y3 बाई x3 5 था, है ना। तो वहां रेशियो कांस्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सिंपल है, ठीक है। आप समझ गए इसे, तो लिख लो, यहाँ इतना तो लिख लो कम से कम, यहाँ तक ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप, हो गया, वहां लिख लो, खाली उतना लिख लो ऊपर, बस इतना तो लिखना है, लिख लो इसे। है नहीं किया अभी आप लोगों ने, Yes, sir. कर लिया। यस सर। अब देखो आप जरा,
हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका भी ग्राफ कर लेते हैं, देख लो खाली सिर्फ आप ग्राफ नहीं स्केच कहो। देखो क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने टाइम लगेगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके हम लमसम एक मेजरमेंट कर लेते हैं तो ग्राफ पेपर बना लोगे अपना। यहाँ तो कोई स्केल लिखना पड़ेगा आपको, स्केल है ना। देखते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, है ना। तुम 2 यूनिट ले सकते हो, कितना लोगे 2 यूनिट। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यूनिट हो गया, सेकंड मीटर से नहीं है तो यूनिट कर देते हैं 2 यूनिट। लेकिन अब हम 4 यहाँ ले रहे हैं आसानी के लिए, क्योंकि 20 तक लेना मुश्किल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर और एक्स एक्सिस लेते हैं 4 यूनिट, कितना है 4 यूनिट हो गया, यूनिट है ना। मे बी ये मास होगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होगा, हम यूनिट लिख देते हैं हो गया। और 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस भी लेते हैं 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे ना तो इसको 2 यूनिट ले लेना, है ना, ज्यादा आसान होगा। मान लो 1 प्लॉट करना है तो हाथ में रहता है, 1 सेंटीमीटर के बीच में थोड़ा सा डीप लाइन रहता है तो इजिली मार्क कर लोगे आप। हमको चूंकि बोर्ड पे करना है, जगह कम है इसलिए ऐसा ले रहे हैं, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं ऐसा हम लोग। तो यहाँ पर हो गया क्या, देखो 4, 8, 12, 16 और 20 हो गया। यहाँ देखो 4, 8, 12, 16, 20 है ना। अब प्लॉट करेंगे तो कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो पहले x का वैल्यू देते हैं तब y का वैल्यू देते हैं। तो ये क्या होगा 1 और 20 पहला पॉइंट, दूसरा क्या होगा 2 और 10, थर्ड वन इज 4 और 5, ऐसे सब पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। तो 1 पे 20 है, देखो ये 4 है ना, तो 4 का हाफ से भी हाफ यहाँ पर आएगा 1, और इसके सामने कितना है ये 20 है। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ना आपको, यहाँ जो पॉइंट मिलेगा ये दिस वन पॉइंट होगा 120, ये क्या होगा 1 और 20 होगा, सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या है 2 और 10, तो 2 इसके जस्ट मिड में यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 2, और 10 होगा 8 और 10 के बीच में, 8 और 12 के बीच में 10 होगा। तो नियर अबाउट ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, है ना। अब ग्राफ पेपर साफ साफ बना लोगे अपने से। थर्ड पॉइंट क्या है 4, 5, तो 4 यहाँ है, अब 5 जस्ट करीब करीब यहाँ पर होगा, 4, 5 हो गया, है ना। ये हो गया आपका 2, 10, ये है 4, 5। नेक्स्ट क्या है 5, 4, तो 5 यहाँ है तो 4 करीब करीब नियर अबाउट 4 था ना, 4 इसके सामने होगा, अब 5 यहाँ पर होगा, है ना। और अगला पॉइंट है आपका 5, 4, तो 5 यहाँ ले लेते हैं, अब 4 यहाँ हो जाएगा, है ना, ऐसे 5, 4। फिर क्या है 10, 2, 10 यहाँ पर है और 2 इसका हाफ के आसपास यहाँ होगा। अब फिर है 20 पे 1, ऐसे देखो ना, ये पॉइंट है 21, 21, 10, 2, ऐसे सब पॉइंट्स है ना। इसको मिला तो फ्री हैंड से आप ऐसे देखो, ऐसे ये ग्राफ होता है, देख रहे हो ना। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज ए कर्व, है ना। ये मान लो ये देख रहे हो ना, एक कोई चुड़ैल है, इसका जो देखा इसे अपना इसका माउस जो है जस्ट बड़ा 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 होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं। देखिए ये शेप याद रहेगा आपको, शॉर्टकट में याद रखो ये, तो याद रखो ये शेप होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ का, और ये सिंपल शेप क्या हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रहेगा, याद रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको अभी ड्रॉ करने की बहुत जरूरत नहीं है, समझ लो ये शेप जब भी हम लिखेंगे ना, किसका लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और किसका लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना। तो लिखो आप द ग्राफ, वर्ड में तो जो डिफरेंट तरह का कर्व आता है, तो ग्राफ इज हाइपरबोलिक इन नेचर, है ना, समझ आ गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होगा समझ गया ना। फटाफट इसका नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम। सपोज करो आप कोई क्लोज्ड कंटेनर है और इसमें पिस्टन लगा है ऊपर से, आप कंप्रेस कर सकते हो चाहो तो, उसमें गैस भरा हुआ है ना। तो हम एक रिलेशन ले रहे हैं फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस। गैस जो है क्लोज कंटेनर में है तो मास तो कांस्टेंट है उसका, है ना। अब जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा,
डिक्रीज करेगा। अब प्रेशर डिक्रीज करो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया क्या कि जो वॉल्यूम है 1 एटमोस्फेयर, कितना है 1 एटमोस्फेयर वॉल्यूम है, प्रेशर है, द प्रेशर इज 1 एटमोस्फेयर, जो एटमोस्फेरिक प्रेशर भी है 1 एटमोस्फेयर, तो प्रेशर चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद में, तो 1 एटमोस्फेयर है, तो वॉल्यूम इसका है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। नाउ क्या करते हैं कि उस कंटेनर है वो, और उसमें एयर टाइट पिस्टन लगा हुआ है, देखो ऐसे ऐसे पिस्टन लगा है, यहाँ पर गैस भरा हुआ है, यहाँ से चाहो तो प्रेस कर सकते हो ना, तो इसके प्रेशर को इंक्रीज किया गया, कर दिएगा 2 एटमोस्फेयर। देखते क्या है कि वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, हाँ, of a gas enclosed in a container, ये है ना। अब क्या करते हैं कि प्रेशर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 4 एटमोस्फेयर कर दिया। देखोगे क्या कि वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यदि प्रेशर को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो वॉल्यूम कम्स टू बी 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। इसका क्या रिजल्ट मिला ये हम देखेंगे। पहले आप इसे फटाफट लिख लो 1 मिनट में, देखो जरा यहाँ पे, देखो वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, देखो आप ना रिवर्स देखो, वॉल्यूम इंक्रीजेज 200 से 250 हुआ, 500, 1000, वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर, उल्टा हो रहा है, 5 एटमोस्फेयर से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया। तो आप देख रहे हो कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, अब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सच दैट देयर प्रोडक्ट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। देखो यहाँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम 1 into 1000 कितना होगा, P into V, P into V, 1 into 1000 कितना होगा बोलो, 1000। यहाँ देखो 2 into 500 क्या होगा 1000। यहाँ देखो 250 into 4 कितना होगा 1000, और 200 5 into 200 क्या होगा 1000। मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, अब वॉल्यूम इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्रेशर सच दैट देयर प्रोडक्ट pressure into volume is always a constant. This implies that volume is inversely proportional to pressure for given the mass of a gas, ठीक है ना। इसी लॉ से बॉयल्स लॉ डिराइव किया गया। बॉयल्स लॉ आईसीएसई के बच्चे 9-10 क्लास में पढ़ते हैं, और सीबीएसई वाले आप लोग 11-12 क्लास में पढ़ते हो लॉ। तो बॉयल्स ने वो लॉ डिराइव किया था इसी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे, है ना। तो देखते हैं जरा आगे, देखो volume decreases with increase in pressure, and volume increases with decrease in pressure, such that their product P into V, pressure into volume, is a constant, always a constant, is a constant. Therefore, you can say that volume is inversely proportional to pressure. Simple. Volume is inversely proportional to pressure. क्लियर हो गया। तो ये अनदर एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का, है ना। अब देखो आपको यदि ग्राफ प्लॉट करना हो तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि स्केच प्लॉट कर लेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वॉल्यूम लेंगे वाई एक्सिस पे, जो लेफ्ट में है डिपेंडेंट क्वांटिटी है, आप प्रेफर लेंगे एक्स एक्सिस पे। और ग्राफ कैसा होगा, बस ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। समझ गए आप इसे, ये ग्राफ ऐसा होगा तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आप इतना बात समझ गए आप। तो इसको एक बार रिवाइज करना, कल देखना डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्या है, और इसका यूज कितना आगे मिलेगा। जब तक पढ़ोगे आप साइंस हमेशा यूज मिलेगा। उसका एक सिंपल वर्जन हम कल आपको समझा देंगे थोड़ी देर में। ओके, इसे कर लो आप इसे। आज आप लोगों को छोड़ देते हैं।